बात एकदम समझ में आ रही है? तो ये वाली क्वांटिटी को आप नोटिस करके देखें कितनी हो गई है। तो एक थॉट चला जाता है कि सीधा जेड यहाँ से निकाल के देख लेते हैं एक बार। ये लीनियर इक्वेशंस हैं तो स्ट्रेट लाइंस होंगी। सोचने का तरीका समझिए क्या है। इस वाले मेथड में कैलकुलेशन नहीं फैलेगी आपकी कभी भी। तो लैम्डा देखो यहाँ से भी 8 आ गया। दिस कैन बी द सेकंड वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। तो तरीके मैंने इसलिए बताए हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। आप इन 3 मेथड्स में से जो भी आपको लगे अच्छा यहाँ पे मजा आ रहा है आप उसको इस्तेमाल में ले लीजिए, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल की कंडीशन सारी क्लियर है ना अपने को? चलो फिर प्रॉब्लम्स करते हैं अपन, है ना। प्रॉब्लम्स करते हैं। प्रॉब्लम्स भी किस पे करते हैं? क्रैमर्स रूल पे प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है ना। क्रैमर्स रूल पे करेंगे क्वेश्चंस। क्रैमर्स रूल, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूं, सवालों से कर रहे हैं शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ sin q is not equal to cos q and x comma y comma z satisfy the equations, है ना। इक्वेशंस आपके सामने हैं। x cos p माइनस y sin p प्लस z इक्वल टू cos q प्लस 1, x sin p प्लस y cos p प्लस z इक्वल टू 1 माइनस sin q। थर्ड इक्वेशन है x cos p प्लस q माइनस y sin p प्लस q is plus z is equal to 2, ठीक है। then the value of x square plus y square plus z square is equal to, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, है ना। एक्स वाई जेड कौन है? इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज हैं, ठीक है। आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। इक्वेशंस को ध्यान से देख लें। एक्स कोस पी माइनस वाई साइन पी प्लस जेड इक्वल टू कोस क्यू प्लस 1, एक्स साइन पी प्लस वाई कोस पी प्लस जेड इक्वल टू 1 माइनस साइन क्यू, एक्स कोस पी प्लस क्यू माइनस वाई साइन पी प्लस क्यू प्लस जेड इक्वल टू 2, ठीक है। अटेम्प्ट करें जरा इस क्वेश्चन को ईमानदारी से, अपने पूरे एफर्ट लगा के, उसके बाद मैं सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। प्रॉब्लम को पूरी ईमानदारी से अटेम्प्ट करें, उसके बाद सोल्यूशन बताऊंगा मैं, ठीक है। कीजिए अटेम्प्ट इसको। चलो देखिए, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। एक तो यार जब अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं और एग्जाम में बैठे हैं और ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप ये वाली ट्राई दे सकते हैं कि आप p की वैल्यू 0 डाल दो, q की वैल्यू भी डाल सकते हो, 0 भी डाल सकते हो, p0 q0 डाल दो, p0 q90 डाल दो, है ना। ऐसे करके सिंपल बना लो, इनको सिंपल बना के सोल्व कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकाल लो। एक तो ऑब्जेक्टिव तरीका ही हो ही सकता है। अरे समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, नहीं हो रहा एग्जाम में बैठे तो विद इन 1 मिनट इसको सोल्व किया जा सकता है। अब इसके प्रॉपर सोल्यूशन की भी बात कर लेते हैं। यहां पे ना इस वाली चीज को देखो आप, कोस पी प्लस क्यू और साइन पी प्लस क्यू को, तो ये बेसिकली कोस पी कोस क्यू माइनस साइन पी होता है ना। और एक और ऑब्जर्वेशन यहां पे अपने को लगानी है, मेरे से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो 3 लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल में हो तो डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैसे जनरेट करोगे? आपको इंडिपेंडेंटली एक्स निकालना पड़ेगा
y निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा, z निकालना पड़ेगा। तो अब आपके पास x y z तीनों निकालने पड़ेंगे। x को आप डेल्टा 1 बाय डेल्टा करके निकाल लो, वो भी बिल्कुल ठीक है, और डायरेक्टली निकालोगे वो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये बड़ी अलग टाइप की इक्वेशंस दे रखी हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी इनके अंदर है, तो बड़ा मैनेज करके कैलकुलेशन चलनी पड़ेगी अपने को, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, इसको मैं पहली इक्वेशन बोल रहा हूं, इसको मैं दूसरी इक्वेशन बोल रहा हूं। तो मैं पहली जो इक्वेशन है ना, पहली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं इसको मैं, कोस क्यू से। पहली को कोस क्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और दूसरी को मैं कोस पी से मल्टीप्लाई कर साइन पी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। साइन पी कोस पी किससे मल्टीप्लाई करूं, पहली को कोस क्यू से कर दिया तो कोस क्यू, और फिर साइन पी साइन क्यू, तो मैं साइन क्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। और इनको माइनस भी कर रहा हूं फिर, है ना, क्यों माइनस कर रहा हूं आपको पता चल ही गया होगा, मैं ये वाली चीज बनाना चाह रहा था, ठीक है। तो अगर आप पहली को कोस क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आ गया, एक्स का कोफिशिएंट देखोगे तो ये आ गया कोस पी कोस क्यू, और माइनस करोगे आप, है ना, इसको साइन क्यू से मल्टीप्लाई करके तो साइन पी साइन क्यू माइनस साइन पी साइन क्यू आ गया, ठीक है जी, है ना। कोस क्यू से मल्टीप्लाई किया इसको, है ना, तो y को मैं कॉमन ले लेता हूं, प्लस y को कॉमन लोगे तो माइनस साइन पी कॉस क्यू प्लस कोस पी साइन क्यू प्लस कोस पी साइन क्यू, ऐसा सीन आ गया, ठीक है। z इसको कोस क्यू से मल्टीप्लाई किया है, इसको साइन क्यू से मल्टीप्लाई किया है, तो आ गया प्लस z कोस क्यू माइनस साइन क्यू, है ना, इक्वल टू कितना आ गया देखते हैं जरा, है ना। इसको किससे मल्टीप्लाई किया गया, कोस क्यू से, तो कोस क्यू प्लस कोस क्यू का स्क्वायर, है ना, इक्वल टू कोस क्यू प्लस कोस क्यू का स्क्वायर, ठीक है, राइट। और इसको मल्टीप्लाई किया साइन क्यू से, तो साइन क्यू माइनस में आ जाएगा, माइनस साइन क्यू, है ना, माइनस करना है, और माइनस माइनस प्लस हो गया आपका साइन स्क्वायर क्यू, ठीक है जी, बात एकदम समझ में आ रही है। तो ये वाली क्वांटिटी को आप नोटिस करके देखें कितनी हो गई है, ये हो गई x इंटू कॉस पी प्लस क्यू प्लस y इंटू साइन क्यू माइनस पी, है ना, तो माइनस कर दो, माइनस y इंटू साइन पी माइनस क्यू, है ना, साइन पी माइनस क्यू आ रहा है, कितना आ रहा है, हाँ साइन पी माइनस क्यू आ रहा है, ठीक लिखा क्या मैंने, ठीक लिखा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, माइनस साइन पी कोस क्यू और माइनस साइन क्यू, यहाँ पे माइनस का निशान आएगा ना, माइनस का निशान आएगा यहाँ पे, यस, यहाँ पे माइनस का निशान आएगा, ठीक है, हाँ, यहाँ माइनस का निशान आएगा, माइनस कॉमन लोगे तो साइन पी प्लस क्यू आ गया, राइट, प्लस जेड कोस क्यू माइनस साइन क्यू, ध्यान से देखना बात को, कोस स्क्वायर क्यू साइन स्क्वायर क्यू 1 हो गया, 1 प्लस कोस क्यू माइनस साइन क्यू, ठीक है जी, ठीक है। ये वाली जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इस क्वांटिटी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वांटिटी आपकी 2 माइनस जेड के बराबर है ना, 2 माइनस जेड के बराबर, इसी क्वांटिटी के लिए तो मैं काम कर रहा था सारा। तो ये जो क्वांटिटी है ये 2 माइनस जेड के बराबर है, और इसकी जगह अगर मैं 2 माइनस जेड रख दूं, 2 माइनस जेड, और जेड के साथ ये भी चीज है, तो आप यहां से देखिए स्मार्टली एक्स और वाई को एलिमिनेट करते हुए हम z निकालना चाहते हैं, और z हम निकाल भी लेंगे, ठीक है। तो है ना, 2 को मैं उधर ले गया, तो 2 को जब मैं उधर ले गया तो 1 माइनस 2 तो माइनस 1 हो गया, तो कोस क्यू माइनस साइन क्यू माइनस 1, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। और यहां से जब अपन z कॉमन लेंगे तो कोस क्यू माइनस साइन क्यू और माइनस 1 आ गया, ठीक है। आप देख लो ये पूरी चीज कैंसिल हो गई, z की वैल्यू कितनी आ गई, z की वैल्यू तो 1 आ गई,
तो ये जो पूछा था मुझसे, z की वैल्यू तो 1 आ चुकी है, x और y और निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा फैल जरूर रहा है मगर आउट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेशन नहीं जा रही है, कैलकुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जानी चाहिए। ठीक है ना, तो अब z इक्वल टू 1 आ गया है, तो z इक्वल टू 1 आ गया तो गेम मेरे को लगता है अब काफी अपने काबू में आ गया। z इक्वल टू 1 अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा ना, यहाँ पे z इक्वल टू 1 डालूंगा तो देखो ये मेरे को मिल गया x cos p, x cos p माइनस y sin p माइनस y sin p, है ना। z इक्वल टू 1 डाल दिया, z इक्वल टू यहाँ पे 1 डाल दिया तो 1 और 1 कैंसिल होके cos q के बराबर आ गया, cos q के बराबर आ गया। ठीक है, और z इक्वल टू 1 डाल देंगे तो 1 और 1 कैंसिल होके माइनस साइन q आएगा राइट में, और यहाँ पे आ गया आपका x sin p y cos p, x sin p प्लस y cos p इक्वल टू माइनस साइन q, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है ना, इफ आई पुट z इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इनको मान लिया इक्वेशन 3 एंड 4। अब मैं क्या कर रहा हूं, 3 का स्क्वायर करके 4 का स्क्वायर करके इनको जोड़ रहा हूं। इनको जोड़ोगे तो देखो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू को स्क्वायर पी प्लस साइन स्क्वायर पी। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन करते हुए लिखूंगा नहीं मैं, सीधा वन लिख दूंगा यहाँ पे, ये तो आप लोगों को चलो मैं बता रहा हूँ तो लिखना पड़ रहा है मेरे को, है ना। इन ये हो गया आपका वाई स्क्वायर इंटू माइनस साइन पी का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर पी हो गया भाई, है ना, प्लस को स्क्वायर पी, है ना, और प्लस इसमें प्लस 2xy साइन पी कोस पी और इसमें माइनस 2xy साइन पी कोस पी कैंसिल हो जाएंगे। दिस विल बी इक्वल टू कोस स्क्वायर क्यू प्लस साइन स्क्वायर क्यू। तो आप ये नोटिस करके देखें, ये चीज तो भाई 1 हो गई, ये चीज 1 हो गई, ये चीज 1 हो रही है। मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली 1 आ गई, जेड स्क्वायर मेरा 1 आ ही चुका था, ये वाली जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू भी अपनी 1 आ चुकी है, तो 1 + 1 2 आंसर आ गया। समझ में आ रही बात? तो ये इसको अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बात आपको बता रहा हूं मैं, जब हम कोई नई चीज सीखते हैं ना तो उसके अपने कुछ बेनिफिट होते हैं तभी सीखी जाती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो बेसिक्स हैं, जो पुरानी बातें हैं वो काम की नहीं है। मैं यहाँ इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, ये हमारा जो बिल्कुल ओल्ड अप्रोच था इक्वेशंस को सॉल्व करने का, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का, वो एलिमिनेशन ही तो हुआ करता था जो हमने 9th-10th में सीखा था। तो एलिमिनेशन एक अप्रोच हमारे पास हमेशा से थी, है और रहेगी। उसके साथ एक क्रैमर्स रूल और है ना। अब यहां पे अगर इसने कंसिस्टेंट होने की, इनकंसिस्टेंट होने की, नो सॉल्यूशन की, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात की होती तो मैं डायरेक्ट फिर डेल्टा डेल्टा 1 की बात कर रहा होता, मगर इसने बात कर दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की। तो इस चक्कर में अच्छा बाई चांस यहां पे ये थोड़ा फील, देखो ऑब्जर्वेशन का गेम है अभी मैथ्स, ये थोड़ा फील लिया जा सकता है कि यार इसको साइन P से, इसको cos P से अगर मल्टीप्लाई करूंगा, इसको अगर मैं sin Q से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनके कॉम्बिनेशन से ये टर्म्स बनाई जा सकती हैं। तो एक थॉट चला जाता है कि सीधा z यहां से निकाल के देख लेते हैं एक बार, वो बाई चांस निकल सुंदर गया, अगर ये सुंदर नहीं निकलता तो मैं इस पे कांटा मार के कुछ और सोच लेता। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो z सुंदर निकल गया, उसके बाद फिर जैसे ही z इक्वल टू 1 यहाँ पुट किया तो फिर ये बड़ी लविंग इक्वेशन बन रही है, ये बड़ी लविंग इक्वेशन बन रही है, डायरेक्टली जो है हक बनता है अपना फिर सोल्व करने का, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालने का। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला पोर्शन को देख करके, ये बड़ा लविंग पोर्शन है, स्क्वायर करके जोड़ते ही बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दे देता है ये। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें माइंड में चल रही थी, इसलिए ये वाला मेथड मैंने चूज किया। आपको ये जानना जरूरी है कि ऐसे ही क्यों किया इस सवाल को, और भी मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। और फिर से मेंशन कर देता हूं, ऑब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हो आप लोग तो ये अप्रोच तो आपको पता है ही, मतलब होनी ही चाहिए। इसके अलावा आप ऑब्जेक्टिवली आप इसमें मेथड नंबर 2 ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसमें पुट कर दें कुछ, P की वैल्यू कुछ पुट कर दें, Q की वैल्यू पुट कर दें। मुझे तो लग रहा है P की वैल्यू 0, Q की वैल्यू 0 ही पुट कर दो आप। अगर P की वैल्यू 0, Q की वैल्यू 0 पुट करोगे, देखो P 0 पुट कर दिया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया x, x प्लस जेड आ गया आपका, x q की वैल्यू 0 पुट करते 2 हो गया, x प्लस जेड आपका 2 आ गया, है ना। p की वैल्यू 0 पुट कर दी, q की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y प्लस जेड आ गया आपका 1, है ना। तो यहां से आपका देखो p0 q0 पुट कर दिया, ये तो हट गया, और ये आपका आ गया x प्लस जेड इक्वल टू 2 आ गया यहां से। तो अच्छा यहां से कुछ बात बन रही है क्या? बन जाएगी, इससे भी बन जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है।
Q की वैल्यू 90 पुट कर दो, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। P0 और Q90 पुट करोगे ना तो ये भी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी। समझ रहे हो आप? तो P0 Q90 पुट करोगे तो ये जीरो हो गई, ये जीरो होगी, तो यहां से देखो x प्लस जेड निकल गया, और P0 पुट किया और Q90 पुट किया तो देखो y प्लस जेड निकल गया, और यहां से भी मेरे को इक्वेशन आ जाएगी। तो फिर तीनों को सोल्व कर लो, आप एक्स वाई जेड निकाल लो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोस क्यू कह रहा है ये, तो क्यू को 90 पुट करोगे तो ये 1 होता है और ये 0 होता है, तो नहीं है बराबर। क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? ऐसे मत बड़बड़ाया करो यार, ठीक है? समझ में आ रही बात आपको? तो ऑब्जेक्टिवली तो मतलब और ज्यादा जल्दी सोल्व हो जाएगा, है ना? ये लो 0 डिग्री 90 डिग्री पुट कर लो आप, ठीक है? या जो आपको सहूलियत लगे वो एंगल पुट करके आप खट से जो है एक्स वाई जेड में इक्वेशन बना के एक्स वाई जेड निकाल लो, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है? लिख लो इस सोल्यूशन को, आप लिखना चाहो तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, है ना, फॉर विच these equations, find the value of lambda for which ये जो इक्वेशंस हैं, है ना, ये कंसिस्टेंट हो जाएं। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिखा हुआ है ना, ये कंसिस्टेंट हो जाए, वो लैम्डा बता दो आप। सोचिए, सोल्व कीजिए, आंसर बताइए, सोचो। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं, दो क्या, अलग अलग थॉट से अलग अलग मतलब तरीका जनरेट किया जा सकता है। एक सोचने का तरीका तो ये है कि एक्स वाई में सोचें इसको आप, वन वे ऑफ थिंकिंग। वन वे ऑफ थिंकिंग ये हो सकता है कि भाई ये एक इक्वेशन दे रखी है और ये एक इक्वेशन दे रखी है एक्स वाई में, और पैरेलल ये है नहीं, पैरेलल ये नहीं है, और आप बोल रहे हो कि कंसिस्टेंट होंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी ये दोनों, तो ठीक। तो एक पॉइंट कॉमन होगा, एक्स वाई में एक और इक्वेशन है, तीसरी लाइन भी है, वो तीसरी लाइन यहीं से जाएगी, तभी तीनों पे कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो तीन लाइंस कंकरेंट होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन नाम का चैप्टर याद है आपको? अरे स्ट्रेट लाइन नाम का चैप्टर याद है? उसमें तीन लाइन कंकरेंट हो तो क्या कंडीशन होती है? तीन लाइन कंकरेंट अगर हो जाए ना, आपको अगर नहीं पता तो लिख देता हूं, ये लो, आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। ये है पहली स्ट्रेट लाइन, ये है आपकी दूसरी स्ट्रेट लाइन। एक्स वाई में ये लीनियर इक्वेशंस हैं, तो स्ट्रेट लाइंस होंगी। सोचने का तरीका समझिए क्या है, ये तीन स्ट्रेट लाइंस हैं, ये कंकरेंट होनी चाहिए, कॉमन पॉइंट से पास करनी चाहिए। ये तब संभव होता है जब इससे बनने वाले, इसके कोफिशिएंट से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट है, इसके कोफिशिएंट से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो हो जाए। तो इसके कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा, इसके कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा, इसके कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो जीरो हो जाए। क्या इस बात को महसूस कर पा रहे हो आप लोग? दिस इज वन वे ऑफ थिंकिंग। तो कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट जीरो कर दो आप, कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट जीरो कर दो। ये 2, ये 3, ठीक है। 8 को लेफ्ट में लाओगे, -8, ठीक है ना। ऐसी शक्लें बना के ये वाली थ्योरम अप्लाई करनी है, तो शक्लें ऐसी बनाने का मतलब 8 को लेफ्ट में लेके जाओ, है ना। तो यहां पे देखो 7 -5 3 4 -6 लैम्डा, ठीक है। सोल्व करते हैं। मैं इस क्वेश्चन से आपको अलग अलग थॉट प्रोसेस जनरेट करना सिखा रहा हूं, तो इस क्वेश्चन में मैं जो बातें बोल रहा हूं उनको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई जी। नीचे वाली रो से खोल लेते हैं, चलो। 4 into 9 40, है ना। 9 - 40 कितना हो गया? -31।
फिर माइनस ऑफ -6 प्लस 6 इंटू, देख लेना कैलकुलेशन, 6 माइनस ऑफ -56, तो 56 प्लस 6 कितना हो गया, 62 प्लस लेमडा इंटू -10 -21 -31 लेमडा। और भाई देखो प्रॉब्लम अगर अच्छा है तो ये कैंसिल, देखो कितने हो रहे हैं ऐसे करके मस्ती के साथ कैंसिल हो रहे हैं 31 से, ठीक है। -4 प्लस 12 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू 8 आ गया है। दिस कैन बी द वन वे ऑफ थिंकिंग। बात समझ आ रही है जी आपको? ठीक है। बिल्कुल ही साधारण तरीका ये भी हो सकता है, बिल्कुल ही साधारण तरीका, मेथड नंबर 2 की बात करते हैं अपन। एक तरीका इसको सोचने का ये भी हो सकता है कि आप ये जो दो इक्वेशंस हैं एक्स वाई में, इनको सोल्व ही कर डालो, इनको सोल्व कर डालो और एक्स वाई निकाल डालो, और वो एक्स वाई उठा के इसमें पुट कर दो, लेमडा आ जाएगा। मतलब ये तो 9th-10th के बच्चों को हम देते हैं, उनको कंसिस्टेंट नहीं लिखते, उनको ऐसे यूनिक सोल्यूशन लिख देते हैं, तो उनको बेचारों को समझ में आ जाती है बात। तो 9th-10th के बच्चों को भी दिया था पेपर में, तो कर देते हैं सॉल्व, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों कई बार लेकिन क्या होता है ना, इन दोनों में से जब एक्स वाई निकालते हो तो थोड़ा एक्स वाई अजीब सा आ जाता है, फिर उसको वापस इसमें डालते हो तो फिर ठीक हो जाता है, लेमडा बड़ा अच्छा आता है। तो कैलकुलेशन थोड़ी कई बार फैल जाती है, इस वाले मेथड में कैलकुलेशन नहीं फैलेगी आपकी कभी भी। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मेथड नंबर 2 ये हो सकता है कि आप क्या है 2x है ना, हाँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, कितना आ रहा है, सोल्व किया है क्या इसको, कितना आ रहा है x और y, 1 बाय, अच्छा x1y2 आ रहा है क्या, x1y2 तो नहीं आ रहा, x1y2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यस x1y2 आ रहा है। ये बेसिकली इधर लिखा हो ना +3 है, हाँ तो इसमें बड़ा सिंपल आ रहा है, x1y2 आ रहा है, तो x1y2 को यहाँ पे फिट कर दो आप, x1y2 को इसमें पुट कर दोगे तो 4 माइनस 12 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, तो लेमडा देखो यहाँ से भी 8 आ गया। दिस कैन बी द सेकंड वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। एक और तरीका है इसको सोचने का, मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 मतलब सोच नंबर 3। कुछ लोग इसको यूं भी सोच सकते हैं, ध्यान से देखना। मेथड नंबर 3 देखिए आप, बिल्कुल ही ध्यान से देखना है आपको। मैंने क्या लिखा, मैंने इसको लिखा 2x प्लस 3y प्लस 0z इक्वल टू 8। 2x प्लस 3y प्लस 0z इक्वल टू 8, ठीक। 7x माइनस 5y प्लस 0z इक्वल टू -3। 7x माइनस 5y प्लस 0z इक्वल टू -3, ठीक। और लास्ट में 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y प्लस 0z सॉरी इक्वल टू माइनस लेमडा, ठीक। अब इसको वैसा सोचा कि ये तो 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं, हमसे कहा गया है कि ये क्या है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है कि नहीं है, इसको कंसिस्टेंट कहा गया है, कंसिस्टेंट है ये। और हम एक चीज जानते हैं कि z की वैल्यूज इनफाइनाइट हो सकती हैं जो इसमें सेटिस्फाई करें, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हो ही सकती हैं। z की पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट हैं। z कितना होता है, z होता है डेल्टा 3 बाय डेल्टा, ठीक है। आप ये नोटिस कीजिए कि डेल्टा जो है वो 0 आ गया है। डेल्टा क्या होता है, इससे बनने वाले कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट, और एक कॉलम 0 हो गया, डेल्टा तो 0 हो गया। डेल्टा 0 हो गया, ध्यान से सुनना बात को, डेल्टा 0 हो गया, डेल्टा हो गया है आपका 0, और
आपका दिल कहता है कि एक्स वाई जेड फिर भी निकलेंगे, क्योंकि सवाल में लिखा कंसिस्टेंट है, तभी संभव है जब एक्स वाई जेड के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो। मतलब डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री भी क्या हो, जीरो हो। तो डेल्टा थ्री भी जीरो होना चाहिए, ये हमें समझना है। तो डेल्टा थ्री जो है वो भी जीरो होना चाहिए। और डेल्टा थ्री कैसे बनता है, ये लो 274, 3 माइनस 5 माइनस 6, 8 माइनस 3 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। यही तो बनाया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने। आप सोल्व कर लेना इसको, लेमडा की वैल्यू फिर 8 आ जाएगी। तो यहां पे हमने इसको सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल के थ्रू सोच लिया था। पहले हमने सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के थ्रू स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके सोच लिया था। और ये देसी तरीका है, ठीक है ना। तीनों तरीकों की अपनी ब्यूटी है। कुछ सवाल ऐसे करने पे फास्ट हो जाएंगे, कुछ ऐसे करने पे फास्ट हो जाएंगे, कुछ यूं सोचोगे तो आपको लगा अरे गजब का मजा आ गया एकदम। तो तरीके मैंने इसलिए बताए हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। आप इन तीन मेथड्स में से जो भी आपको लगे अच्छा, यहाँ पे मजा आ रहा है, आप उसको इस्तेमाल में ले लीजिए, ठीक है। तो इसके पीछे की थॉट प्रोसेस अगर आपको समझ आ गई होगी तो मुझे लगता है आप कई सारे सवाल कर पाओगे, ठीक है। लिख लो इसके सोल्यूशन को जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। यहां पे पी एंड क्यू दो वैल्यूज की बात हो रखी है। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स दिया हुआ है, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन किस पी क्यू की वैल्यूज के लिए होंगे ये बताना है। नो सोल्यूशन पे पी क्यू की क्या वैल्यू होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस पे पी एंड क्यू में क्या सीन बनेगा, ठीक है ना। ये सारी बातें अपने को बतानी है, तो बताएं फिर पी और क्यू की क्या वैल्यूज होंगी। लिखें जरा क्वेश्चन को पहले अच्छे से, क्वेश्चन को नोट करें, उसके बाद एक सुपर अटेम्प्ट लगाएं। ये क्वेश्चन अगर आपने खुद सॉल्व कर दिया, समझ लिया, तो मैं समझूंगा कि यस बातें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा सॉल्यूशन। हाँ जी, हो गए। चलो देखो करते हैं सॉल्व। नो सॉल्यूशन के लिए तो यार बड़ा सिंपल है। डेल्टा जो है ना, डेल्टा डेल्टा जीरो नहीं होना चाहिए, डेल्टा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा कौन है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट जो है, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सीधी सी बात है, अगर आप चाहते हो कि इसके यूनिक सोल्यूशन हो तो, ठीक है ना। तो करते हैं फर्दर सॉल्व। तो इसको ओपन कर लेंगे तो 2 इंटू 6 माइनस क्यू माइनस पी इंटू 3 माइनस क्यू प्लस 6 इंटू 1 माइनस 2। ये क्वांटिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो 12 माइनस 2q माइनस 3p प्लस पी क्यू माइनस 6, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। कोई बात नहीं है जी। तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया, पी क्यू माइनस 3p को, है ना। बच गया अपना ये माइनस 6 और ये 12 को एडजस्ट करेंगे तो कितना हो गया, प्लस 6 और माइनस 2q। ये जीरो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे p कॉमन ले लिया तो q माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिया तो q माइनस 3। दिस कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। फैक्टर देख लो, ये बन गए आपके q माइनस 3 इंटू पी माइनस 2 नॉट इक्वल टू जीरो। तो P2 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये जीरो हो जाएगा, और Q3 नहीं होना चाहिए। तो P2 नहीं होना चाहिए, Q3 नहीं होना चाहिए। इनको छोड़ के कुछ भी PQ रख दो आप, इनको छोड़ के कुछ भी PQ रख दो आप, आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो आंसर आ गया इसका। तो
पहले वाले का आंसर देखिए आपके सामने आ गया, ये लो, ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर है फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट देखते हैं अभी। अब ये बोल रहे हैं कि अब ये बताइए हमको नो सॉल्यूशन कब आएगा। तो P2 नहीं होना चाहिए, Q3 नहीं होना चाहिए, तो यूनिक सोल्यूशन हो गया। तो एक बात साफ है कि नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केसेस P इक्वल टू 2 Q इक्वल टू 3 में से ही किसी में बन रहे होंगे, क्योंकि जब ये बराबर नहीं है तब तो यूनिक सोल्यूशन हो ही गया। तो नो सॉल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन के जो केसेस हैं वो P इक्वल टू 2 Q इक्वल टू 3 में से ही बन रहे होंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब P इक्वल टू 2 पे क्या सीन हो रहा है वो देखना है अपने को। अगर मैं P इक्वल टू 2 रखता हूं ना, एक मिनट के लिए P इक्वल टू 2 को देखिए आप। 4P इक्वल टू 2, P इक्वल टू जब 2 करते हैं अपन, P इक्वल टू 2 करते हैं अपन, तो अच्छा P इक्वल टू 2 कर देते हैं और Q की वैल्यू 3 कर देते हैं। ये लो P2Q3 एक बार करके देखो क्या हो रहा है। तो जब करके देखोगे P को 2 डालेंगे ना, पहली इक्वेशन कितनी आ गई, 2x प्लस 2y प्लस 6z इक्वल टू 8। 2 से जो है 2 कैंसिल करोगे तो कितनी आ जाएगी, x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 4 आ जाएगी। दूसरे वाली इक्वेशन कितनी आएगी, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5। और तीसरी इक्वेशन कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 4। ये तो है ही, x प्लस वाई, देखो ध्यान से, प्लस 3z इक्वल टू 4। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? अच्छा, P2Q3 करने पे डेल्टा कितना मिलेगा आपको, डेल्टा तो 0 मिल रहा है, डेल्टा अपने को 100% 0 मिल रहा है। अच्छा जी, डेल्टा 0 मिल रहा है। अब देखो एनालाइज करते हैं। अच्छा, ये वाली इक्वेशन तो सेम हो गई, ये वाली इक्वेशन तो इफेक्टिवली ये 3 है ही नहीं, इफेक्टिवली ये 2 इक्वेशन है। बस ये चेक करना है ये जो 2 इक्वेशन है कहीं ये पैरेलल तो नहीं है, ये जो 2 प्लेन्स हैं ये 2 प्लेन्स पैरेलल तो नहीं है, क्योंकि पैरेलल नहीं होंगे 2 प्लेन्स भाई, या तो पैरेलल होंगे, पैरेलल नहीं होंगे तो काटना ही पड़ेगा उनको। अगर 2 प्लेन काट दिए, ये वाला प्लेन काट दिए, तो इनफाइनाइट आंसर आने ही आने हैं, इनफाइनाइट आंसर आने ही आने हैं। तो यहां पे पैरेलल तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? भाई पैरेलल होते तो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस होता, तो वैसा तो हो ही नहीं रहा। तो ये जो है ये इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हैं, इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हैं। तो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हैं तो इनफाइनाइट आंसर आ जाएंगे। ठीक है, सो P इक्वल टू 2 Q इक्वल टू 3 पे आंसर अपने यार इनफाइनाइट हो गए ये तो। ठीक है, तो ये बेसिकली इनफाइनाइट आंसर का केस बन गया है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन P इक्वल टू 2 Q इक्वल टू 3 तो होना ही चाहिए। अब ये भी चेक करना है अपने को कि जब P2 नहीं होगा और Q3 होगा तब क्या सीन बनेगा, और जब P2 होगा और Q3 नहीं होगा तब क्या सीन बनेगा। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ में आ रही बात आपको? तो जी वो भी कर लेते हैं चेक। तो चेक करने में कोई दिक्कत नहीं, इजीली चेक हो जाए, अपन वो प्रोसेस ढूंढ रहे हैं। डेल्टा तो 0 ही है ना। अब 2 केसेस और बच गए अपने, 2 केसेस बच गए। P2 और Q जब 3 नहीं होगा तब क्या सीन होने वाला है, और P2 नहीं होगा और Q जब 3 हो जाएगा तब क्या सीन होने वाला है, हैं? डेल्टा इक्वल टू 0 तो नो सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन दोनों पे ही आ गया ना। अब एग्जैक्टली मेरे को ये जानना है कि यहाँ पे नो सोल्यूशन है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है। मेरे को यहाँ पे जानना है कि नो सोल्यूशन है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है, मुझको पता नहीं है ना अभी। अगर पता डायरेक्टली लग रहा हो तो मुझे बता दो, मैं मान लेता हूँ। हैं, समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अभी ये समझ में आ गया कि P नॉट इक्वल टू 2 और Q नॉट इक्वल टू 3 पे तो यूनिक सोल्यूशन होंगे, बट P इक्वल टू 2 पे क्या हो गया मुझे पता ही नहीं, Q इक्वल टू 3 पे क्या हो गया मुझको पता ही नहीं अभी। तो P इक्वल टू 2
Q इक्वल टू 3 हो जाए, P इक्वल टू 2 Q नोट 3 हो जाए, P नोट 2 Q3 हो जाए। तो इन 3 चीजों का मुझे पता नहीं था, तो आइडिया ले रहा हूं मैं अभी। ठीक है, तो एक का आइडिया मैंने ले लिया, बहुत जल्दी ले लिया आइडिया। ठीक है, तो जब P2 हो जाएगा, P2 हो जाएगा तो ये और ये तो फिर से क्या हो जाएगी, मैच ही कर रही है। तो P इक्वल टू 2 करने पे ये और ये तो मैच कर गई, है ना? समझ में आ रही बात आपको? तो P2 करते ही दो तो मैच कर रही हैं, P2 करते ही इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 आर सेम। इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 सेम हो गई। ठीक है ना, इसको मैं इक्वेशन 1 कह रहा हूं, इसको 2 कह रहा हूं और इस वाली को 3 कह रहा हूं। ठीक है, ओके जी। अगर मैं Q3 रखूं या ना रखूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, Q आप यहां पे 3 रखो या ना रखो, आप इसको देखो, इसको आप अगर 3 लेते हो या कुछ और लेते हो, 5 लेते हो, तो ये प्लेन कभी भी पैरेलल तो हो ही नहीं पाएंगे ना, इंटरसेक्टिंग ही रहेंगे हमेशा। क्योंकि 1/1 और 1/2 रेशो तो शुरुआत में ही बराबर नहीं हुए, तो आगे कैसे बराबर हो पाएंगे? आप समझ रहे हो? क्यू की आप कोई भी वैल्यू ले लो, आप 3 ले लो या 3 ना भी लो, पी के ऊपर गेम टिका हुआ है। मैं बस इतना पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि नो सोल्यूशन का जो इनफाइनाइट सोल्यूशन का जो गेम है वो किस पे टिका हुआ था, पी के ऊपर। तो अगर P इक्वल टू 2 ले लिया और Q नोट 3 ले लो या Q3 ले लो, कुछ भी ले लो, P इक्वल टू 2 वो चीज है, P इक्वल टू टू वो चीज है जिससे अपने को इनफाइनाइट सोल्यूशन की कंडीशन जनरेट हो रही है। तो P इक्वल टू 2 होते ही मेरे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहे हैं चीज के अंदर भी, इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो रहे हैं। ओके, अब P अगर 2 नहीं है और Q 3 है, तब क्या सीन होगा? तो Q को 3 ले लेते हैं जी, Q को 3 ले लेते हैं अपन। ठीक है, Q को 3 ले लेते हैं, तो ये दो इक्वेशन तो लिख ही लेता हूं मैं, x प्लस 2y प्लस 3z, है ना, x प्लस वाई प्लस 2z किस किस के बराबर आ रही है? अच्छा, 3z है यहाँ पे 4 और ये 5 के बराबर है। ठीक है, ये 5 के बराबर था, ये 4 के बराबर है। ठीक है, दूसरी और तीसरी इक्वेशन तो लिख दी मैंने। पहली में है P मेरा 2x प्लस पी वाई प्लस 6z इक्वल टू 8, 2x प्लस पी वाई प्लस 6z इक्वल टू 8, यहाँ लिख के एनालाइज कर लेते हैं अपन। तो ये कह रहे हैं Q की वैल्यू 3 तो डाल दी मैंने, अब ये P को पकड़ो आप। अगर मेरा P2 नहीं होगा तो, सुन लो बात को, अगर मेरा P2 नहीं होगा तो ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन पैरेलल नहीं हो पाएंगे। पैरेलल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे भाई। पैरेलल नहीं होंगे तो क्या होंगे? इंटरसेक्टिंग होंगे। ये और ये इंटरसेक्टिंग होंगे और ये तो पहले से ही इंटरसेक्टिंग हो रहे हैं। ठीक है, तो है तो इंटरसेक्टिंग, मतलब देखो एक प्लेन दूसरे प्लेन के साथ इंटरसेक्टिंग है। अब तीसरा प्लेन अगर इधर से ही जा रहा होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन फिर से आ जाएंगे, मगर तीसरा प्लेन अगर यूं इंटरसेक्टिंग जा रहा होगा तो फिर नो सॉल्यूशन आ जाएंगे। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि इस पूरी कहानी में डेल्टा तो 0 आ चुका है। अगर एक डेल्टा मेरे को मिल जाए, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, अगर वो नॉन जीरो मिल जाए तो अपना गेम हो जाएगा। और अब स्मार्टली देखिए, डेल्टा 2 अगर आप निकालोगे ना, डेल्टा 2 निकालोगे आप, ध्यान से सुनना, अगर आप डेल्टा 2 निकालोगे तो उसमें P नहीं आ रहा होगा। डेल्टा 2 अगर आप निकालोगे तो उसमें P नहीं आ रहा होगा, तो उसमें क्या आ रहा होगा जी? 111, इसकी जगह पे आ रहा होगा 854 और ये 633। तो डेल्टा 2 देख लो आप, डेल्टा 2 कितना आ गया? 0 आ गया, 3 कॉमन लेते ही डेल्टा 2 0 आ गया। अब डेल्टा 1 और डेल्टा 3 पे गेम आ रहा है सारा का सारा। डेल्टा 2 तो 0 आ ही रहा है, सब जगह 0 आ रहा है। डेल्टा 3 और देख लेते हैं अपन, डेल्टा 1 ले लो या डेल्टा 3 ले लो। ठीक है, डेल्टा 1 देखा 211, अच्छा इसकी जगह पे अपने को 854 लिखना था ना, हाँ डेल्टा 1 में यहाँ पे लिखना है अपने को 854। ठीक है, P2 1 633। ठीक है, डेल्टा 1 की वैल्यू देखनी है अपने को, तो इजीली सॉल्व करने के लिए
क्या करें, इसमें से अपन 3 को कॉमन ले लो, ठीक है ना, 3 कॉमन ले लिया, 854 P21, तो 211 ऐसा आ गया, ठीक है। तो थोड़ा और इसको इजी बनाने के लिए दिस माइनस दिस कर सकते हैं, मगर चलो नहीं कर रहे, ओपन कर रहा हूं मैं इसको। तो 3 इंटू 8 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है, माइनस P इंटू 5 माइनस 4, ओके, प्लस 2 इंटू 5 माइनस 8 माइनस 3। तो आप देखोगे तो ये आ गया 3 इंटू, ये हो गया -6, ये 2 माइनस P। और आप कह रहे हो P मेरा 2 नहीं है, P मेरा 2 नहीं है, तो डेल्टा 1 कितना आ गया, नॉन जीरो। एक भी नॉन जीरो मिल जाए तो मैंने क्या बताया था, क्या आएंगे वहां पे, नो सोल्यूशन आएंगे। तो ये वो कंडीशन थी नो सोल्यूशन वाली। तो सेकंड पार्ट जो मैंने पूछा था नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन के लिए P को 2 नहीं होना चाहिए और Q को 3 ही होना चाहिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? एनालाइज कर रहे हैं अपन तो, ठीक है। फॉर नो सोल्यूशन, है ना, फॉर नो सोल्यूशन, अगर किसी प्रकार का कोई लफड़ा महसूस हो रहा हो तो बता देना मेरे को, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। मैंने तो बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को किया है आपके सामने, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले देखा कि यार यूनिक सोल्यूशन का तो समझ में आ ही जाएगा, डेल्टा को नॉट इक्वल टू जीरो करो भाई। फिर देखो डेल्टा जीरो कहां हो रहा है, उन केसेस में या तो नो सोल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, पकड़ने की कोशिश की, नो सोल्यूशन है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो बातें पकड़ में आती रही, ठीक है। एनालाइज करना जानते हैं अपन, है ना। प्लेन्स का पता है कि यार जो 3 इक्वेशन होती हैं 3 वेरिएबल में 3 प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, सारे केस में पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। लिख लो जरा सोल्यूशन को। ठीक है, यहां पे मैं 3 लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहा हूं और इनकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको क्या लिख रहा हूं, 0 लिख रहा हूं, ठीक है। हम 3 स्पेशल टाइप की लीनियर इक्वेशंस को सीख रहे हैं अभी। हमने ओवरऑल तो बात करी ली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स की, मगर अब अपन बात कर रहे हैं जब कांस्टेंट टर्म्स 0 हो जाएं, बाकी आपकी देखो लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल यूं की यूं है, ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। होमोजीनियस, जीनियस की स्पेलिंग क्या होती है, ठीक लिखी है क्या, अच्छा आती है तुमको। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक लिखिए क्या, तो क्या आएगा, बताओ जीनियस की स्पेलिंग है ये, सबको थोड़ी आ जाएगी। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये तो शब्द होमोजीनियस है ना, इसमें देखो x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, z की पावर भी 1 है और राइट में कांस्टेंट है। अगर सबकी पावर यहां पे 2 2 2 लिख देता मैं, ध्यान से सुनना, ये भी होमोजीनियस सिस्टम बन जाता। हर टर्म में ओवरऑल पावर ऑफ एक्स वाई जेड मस्ट बी सेम। ये भी होमोजेनियस सिस्टम है, मगर ये लीनियर इक्वेशंस का होमोजेनियस सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। हमारा डिस्कशन होमोजेनियस सिस्टम पे नहीं है, हमारा डिस्कशन होमोजेनियस सिस्टम पे है जो लीनियर इक्वेशंस वाला हो, एक तो ये समझना है अपने को, ठीक है ना। हमारा डिस्कशन है लीनियर इक्वेशन के होमोजेनियस सिस्टम पे, ठीक है ना। ये बड़ा स्पेशल सिस्टम होता है, इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि नो सोल्यूशन कभी भी नहीं आएगा। इसकी स्पेशलिटी होती है नो सोल्यूशन कभी भी नहीं आएगा। ये बात अपन बता सकते हैं क्या, क्यों ऐसा है, क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा। आप एक्स 0 वाई 0 जेड 0 डाल लो, पहली में भी सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी में भी कर रहा है, तीसरी में भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0,
z equal to 0 will always be the solution of homogeneous system of linear equations. Homogeneous system of linear equations. ठीक है, तो इसमें जो पॉसिबिलिटी बनती हैं, एक तो नो सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी बनती है और दूसरी इनफाइनाइट सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक, कंसिस्टेंट तो ये हमेशा ही होता है ना, कंसिस्टेंट तो होता है, ये कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होता। ठीक है ना, तो नो सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी बनती है और एक इनफाइनाइट सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी बनती है। नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात ध्यान से सुनना आप। नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी, सॉरी तुम भी यूनिक सोल्यूशन की है ना, यूनिक सोल्यूशन की है ना, नो सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी तो बनती ही नहीं है ना। x0 y0 z0 हो गया तो नो सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी? यूनिक सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी बनेगी और इनफाइनाइट सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी बनेगी। अब मुझे एक बात बताओ कि इसको ध्यान से देखो आप, इसका डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तो हमेशा जीरो होगा। इसको ध्यान से देखो आप, इसका जो डेल्टा 1 जो होगा ना, डेल्टा 1 में तो पहला कॉलम 0 0 0, डेल्टा 2 में दूसरा कॉलम 0 0 0 और डेल्टा 3 में तीसरा कॉलम 0 0 0। तो एक चीज ये नोट कर ली अपन ने, डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 हमेशा 0 होगा। तो जब इसका यूनिक सोल्यूशन आ रहा होगा वो 100% 0 0 0 ही होगा, उसके अलावा नहीं होगा यूनिक में भी। ये बात भी पकड़ ली अपन ने। तो अगर तो इसका यूनिक सोल्यूशन आ रहा है तो अपन बोल देंगे कि भाई वो ओरिजिन ही हो सकता है, वो 0 0 0 ही हो सकता है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। और अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहे हैं तो 0 0 0 के अलावा काफी कुछ और होंगे, मैनी मोर। ये संभावनाएं हैं, समझ में आ रही है? तो क्लियर है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में नो सॉल्यूशन की कोई संभावना नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन की संभावना है, वो भी 0 0 0 की ही संभावना है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में 0 0 0 के साथ काफी सारी संभावनाएं बनेंगी, जब भी बनेंगी तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। ठीक है, पहले तो एक थ्योरी है, इसको लिख लीजिए आप, इस पे बेस्ड फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है ना, इसको बोलते हैं अपन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये है हमारा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नो सॉल्यूशन का कोई केस नहीं बनना है यहां पे, ठीक है ना, नो सॉल्यूशन की कोई संभावना नहीं है, नो सॉल्यूशन की कोई संभावना नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की ही संभावनाएं हैं इसमें। ठीक है, लिखो जरा आप थ्योरी को, फिर सवाल करते हैं सॉल्व। डन डन, चलें आगे। देखो जरा क्वेश्चंस करते हैं, अप्लाई करो थ्योरी को। ठीक है, लैंग्वेज देखना सवाल की जरा। मैं लिख रहा हूं कि द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के है ना, के यहां पे एक रियल नंबर की बात हो रही है, फॉर विच द सिस्टम ऑफ linear equations x plus ky plus 3z equal to 0, kx plus 2y plus 2z equal to 0, 2x plus 3y plus 4z equal to 0 have non-trivial solutions is R। ठीक है, वन ऑप्शन और मोर देन वन ऑप्शन में बी करेक्ट। ठीक है, ये पहले बता देता हूं आपको कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही होने की संभावनाएं भी हो सकती हैं,
इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, है ना। अपने को k की वो वैल्यूज बतानी है कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होने चाहिए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, सोचो, बताओ। क्या कह रहे हो गया सॉल्व? क्या आंसर आ गया? ए एंड डी आ रहा है, चेक कर लेते हैं। इसने कहा है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, ठीक है, ये है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन तो अपन जानते ही है, एक सोल्यूशन तो अपन जानते ही हैं, और ये भाई कह रहा है कि नॉन ट्रिवियल भी होने चाहिए। अच्छा, नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल तो अपन जानते ही हैं, नॉन ट्रिवियल भी ये कह रहा होने चाहिए। मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन कहने की बात कर रहा है। एक से ज्यादा में तो कितने सॉल्यूशन होने चाहिए फिर? इनफाइनाइट, है ना। तो क्वेश्चन ये कहने का प्रयास कर रहा है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने चाहिए। तो ये तो स्टेटमेंट जो लिखी होती है ना, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, और होमोजेनियस इक्वेशन के साथ ये स्टेटमेंट कोई लिख दे, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के साथ कोई नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लिख दे, तो अपने को समझ आना चाहिए वो क्या कहना चाह रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहना चाह रहा है। तो सिस्टम विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये अपने को कंक्लूजन अगर मिल गया है तो इसके बाद तो भाई कुछ नहीं करना। कोफिशिएंट से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट है डेल्टा, डेल्टा को जीरो करना है। डेल्टा को जीरो कर लो, 1 K3 K22 2 3 4, डेल्टा को जीरो कर लोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। तो 1 इंटू 8 माइनस 6 माइनस k इंटू 4k माइनस 4 प्लस 3 इंटू 3k माइनस 4, है ना। इसको कर दिया जीरो, तो 2 माइनस 4 k स्क्वायर माइनस k प्लस 9k माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर उधर ले गया, 4k स्क्वायर प्लस 4k था, 13k राइट में जाके माइनस 13k हो गया, और प्लस 10 इक्वल टू 0 हो गया। यही आ गई ना। तो यहां से k निकलेगा 2 एंड 5/4 है, बिल्कुल। तो यहां से इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करके क्या आ गया आपका 2 एंड 5/4। फैक्टर बना के आप लोग सोल्व कर लेना, ठीक है। आप फैक्टर बना लेना, सोल्व कर लेना, k की वैल्यू आ गई 2 एंड 5/4, है ना। तो इसके फैक्टर कुछ ऐसे बन रहे हैं ना, k माइनस 2 4k माइनस 5, ये फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है। तो k की वैल्यू 2 और 5/4 आ जाएगी। क्लियर है जी एकदम। तो यार ये नॉन ट्रिवियल वाली स्टेटमेंट जो है ना, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के साथ, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, और ऐसे पूछी जाती है लाइन से, इस वाले साल भी, अगले साल भी, उससे अगले साल भी, मतलब बहुत रिपीट हो रही है ये, है ना। कंफ्यूजिंग है थोड़ी, शायद पता है एग्जामिनर को ये बात कि लोग फंसेंगे यहाँ पे। एक और क्वेश्चन है, कीजिए सॉल्व। यहाँ पे बड़ा आपकी बार इंटरेस्टिंग सा इन्होंने लाइन दी है कि दो सॉल्यूशंस हैं, ऐसा बोला गया है, टू सॉल्यूशंस, है ना। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव टू सॉल्यूशंस, और पूछा है एबीसी बताइए किसमें होंगे, हैं। एबीसी एपी में आ रहे हैं आपके। तो दो सॉल्यूशन का क्या कहने का मतलब, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है भाई। एक सॉल्यूशन तो इसका है ही, एक से ज्यादा जब सॉल्यूशन हो जाते हैं तो संभावना सिर्फ इनफाइनाइट सॉल्यूशन की है। 3 डायमेंशन में 3 प्लेन एग्जैक्टली 2 बार काट ही नहीं सकते। जब कोई कह रहा है कि 2 बार काट रहे हैं तो वो इनफाइनाइट बार काट रहे होंगे, वो 2 के बारे में आपको बस बता रहा है। समझ में आ रही है। तो कोई लिख दे 2 सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन है, कोई लिख दे 51 सॉल्यूशंस हैं, ऐसी कोई स्टेटमेंट पास करे तो बोल देना इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही है,
तुम अधूरी बात बता रहे हो हमको। तो ये अधूरी बात आपको बताई गई है, 2 सॉल्यूशंस है, एक्चुअल में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इसके रहे हैं। सो गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइट, सिस्टम मस्ट हैव इनफाइनाइट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात हो रही है, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मस्ट हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो उसके लिए तो भाई डेल्टा को कर दो 0, डेल्टा को 0 कर देते हैं, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे 4 3 2, ये 1 1 1 आ गया, इक्वल टू 0। ओपन कर देते हैं फर्स्ट कॉलम से, a इंटू 3 माइनस 2 माइनस बी इंटू 4 माइनस 2 प्लस सी इंटू 4 माइनस 3। बहुत ही शानदार कैलकुलेशन हो गई। ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है। a प्लस सी आपका आ रहा है 2b के बराबर, तो ये आ रहा है, तो आप बोल दो ए बी सी जो हैं एपी के अंदर हैं, एपीसी एपी में। तो कितना ही समय लगता है इन क्वेश्चंस को करने में, मतलब 40 45 50 सेकंड से फालतू लग रही हैं, तो अपन क्या कर रहे हैं फिर, 30 सेकंड 40 सेकंड का सवाल होता है, खट से टिक कर दो, और बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। मैथ्स का जो पेपर होता है, मैं अभी फिर से बता देता हूँ, आप जो टेस्ट दे रहे हो उसमें ट्राई करना चाहिए आपको। आपके पास 25 क्वेश्चंस हैं और आपको 60 मिनट्स में वो पेपर अटेम्प्ट करना है। तो एक क्वेश्चन के बांटे कितने आए मिनट्स, अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं अपन 2 पॉइंट कितने मिनट हो गए, 2.4 मिनट्स हो गए। तो हर क्वेश्चन 2.4 मिनट में नहीं सोल्व होता, कुछ क्वेश्चन 3.5 मिनट में भी सोल्व होते हैं, मगर कुछ 1 मिनट में भी सोल्व होते हैं। तो ये एवरेज समय है, इस बात को समझना है आपने को, है ना। कुछ सवाल जल्दी जल्दी करोगे तभी तो वो सवाल हो पाएंगे जो ज्यादा समय लेके होते हैं। तो पेपर जब करते हैं, मेरा स्टाइल ये रहता था कि मैं पेपर के ना पन्ने पलटता था। हमारे टाइम पे तो ऑफलाइन होता था, तो मैं पेपर के पन्ने पलटता था। मेरा सिंपल टारगेट होता था कि पहले 10 मिनट में 7 से 10 क्वेश्चन निपटाने होते हैं बस। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के पूरे पेपर में पहले 10 मिनट में अगर 7 से 10 क्वेश्चन निपटा दिए ना, तो आप पहले 10 मिनट में 40 नंबर स्कोर कर चुके हो और जनता भी क्वेश्चन पढ़ रही है। उसके बाद मेरा अच्छा हो नहीं हो वो अलग बात है, मैं सवालों में अटकूंगा नहीं होंगे, मगर स्टार्टिंग मैंने ऐसे ले ली कि जब जनता पेपर पढ़ रही है तो अपने 40 नंबर हैं उस समय पे। और वो कैसे आते हैं 7 से 10 सवाल, सिंपल फंडा था, एक क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग का मिलेगा, मार देंगे उसमें, एक क्वेश्चन और मिलेगा पेपर में 25 में से जो देखते ही होने वाला होगा, वो नजरों से बच के नहीं जाना चाहिए। 2-3 क्वेश्चन मैं मैथ्स में फट्टे मार देता था, फट्टे मतलब देख के कैलकुलेशन से कर दिया। और फिजिक्स के 25 सवाल आप ऑब्जर्व करना कभी, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन, एक सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन होता है वो 0-1 वाला क्वेश्चन होता है, एक मैं वो कर देता था, चौथा हो गया। एक और क्वेश्चन मैं पढ़ता था जिसमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही हो, ज्ञान की बातें हो, फोर्स इधर लगेगा तो बताओ पार्टिकल का क्या होगा, कहां नहीं जाएगा, ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं कि नहीं होते। एक क्वेश्चन वो ढूंढ लिया, कितने हो गए, 5 हो गए, गलती से एक और मिल गया तो 5-6 हो गए। अब केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री का सवाल मिलना है एक, उसके अलावा एक जीओसी का कोई स्ट्रक्चर वगैरह का सवाल मिलना है, देखते 2 फट्टे वहां मार दिए। तो मैं 7-8 क्वेश्चन जैसे ही कर लेता था 10 मिनट के अंदर, तो एक अच्छी स्टार्ट मिल जाती थी। और उसके बाद फिर लगता था चलो अब पेपर तसल्ली से करेंगे। अब मेरे पास कितना समय है 3 घंटे में से 10 मिनट कम, और सवाल हो गए 10 खत्म। उसके बाद मेरा एवरेज समय एक सवाल को करने का 3 मिनट हो गया था। तो उसके बाद भी अगर मैं कुछ सवाल 1 मिनट के अंदर कम कर पा रहा हूं, तो कुछ सवालों को 5-5 मिनट 6-6 मिनट भी स्ट्रगल कर रहा हूं, तो पेपर तो पूरा करके आया हूं मैं। तो रोता नहीं था कभी भी आकर के मेरा पेपर छूट गया, या मुझसे जो सवाल होने थे वो मैं नहीं कर पाया। तो एक ऐसा कैलकुलेशन कर रखी थी मैंने, तो पेपर जब करने जाता था कि यार अपना पेपर छूटना नहीं चाहिए। दूसरा, वो सवाल जो आते हैं ना ही छूटने चाहिए ना ही गलत होने चाहिए, दूसरी बात। तीसरी बात, जो सवाल नहीं भी आते हैं उनमें इनफ स्ट्रगल करके आया हूं कि नहीं आया हूं। जब मेरे पास समय की मैं पूरी कैलकुलेशन करके रखता था, स्ट्रगल भी मेरे पास अच्छा रहता था फिर। तो अगर 5 मिनट स्ट्रगल करने के बाद आपसे सवाल नहीं हो रहा तो होगा भी नहीं फिर वो, तो छूट ही जाना चाहिए वो सवाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बाकियों से भी छूट रहा अपन से भी छूट रहा, क्या दिक्कत है फिर।
तो ये सब चलता रहेगा गेम। स्पीड से क्वेश्चन करना, एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन करना और पेपर मैनेजमेंट, ये तीनों बातें भी आप इस जर्नी में सीख लीजिए, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे लोग देखे उनको आता है कम, परफॉर्म करते हैं ज्यादा। कुछ लोग होते हैं आता ज्यादा है, परफॉर्म कम करते हैं। हम उनमें से थे, आता कम था, परफॉर्म ज्यादा करते थे, और जिस दिन ज्यादा आता था तो उस दिन कुछ और ही कर देते थे। तो नॉलेज बढ़ाते रहो, मगर अपनी जो नॉलेज है उससे ज्यादा परफॉर्म करने की टेंडेंसी मांगता है ये वाला पेपर, कि आपको कम आता है उसमें जुगाड़ मिक्स करो, परफॉर्मेंस ज्यादा कर दो आप। सो ये हैबिट जब जनरेट कर ली ना, बढ़िया हो जाएगा आपका। लिखना है क्या? लिख लिया ना? ठीक है, आज इतना ही करेंगे।